ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून ने अपने आंसू साफ करके एटीट्यूड से कहा, आपको क्या लगता है कि मेरा विहान ध्यान मुझसे प्यार नहीं करता? इस वक्त उसके पैरों में फ्रैक्चर आया हुआ है भाई, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकता। पर जब वो ठीक हो जाएगा वो खुद यहाँ पर आ जाएगा। मुझे उसे बुलाने की जरूरत नहीं होगी। सुकून की बात सुनकर निष्कर्ष ने हंसते हुए कहा, अगर वो तुमसे प्यार करता हूँ तो वो किसी भी कंडीशन में किसी भी कीमत पर यहाँ पर आ जाएगा। पर अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, वो बहाना बनाएगा। कहते हुए निष्कर्ष एटीट्यूड से जाकर सोफे पर बैठ गया। अब तक घर वाले भी बाहर आ चुके थे। निष्कर्ष के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसे ही सब लोग नीचे आए, उनका ध्यान सुकून पर चला गया। श्रेया जी, जो कि अभी अभी नीचे आई थी, जैसे ही उन्होंने सुकून की तरफ देखा वो दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उन्होंने घबराते हुए कहा, सुकून बच्चा, ये क्या हुआ? अपनी माँ को इस तरह से घबराते हुए देखकर सुकून ने उन्हें शांत करते हुए कहा, मॉम कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप शांत हो जाए। श्रेया जी ने सुकून की बात को इग्नोर करके आंसू भरी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तेरे सिर पर इतनी बड़ी पट्टी, हुआ क्या है तुझे? और पिछले एक हफ्ते से कहाँ थी तू? तू अपने फ्रेंड के यहाँ थी ना? कहते हुए उन्होंने निष्कर्ष की तरफ देखा, जो कि सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। गीतांजलि जी भी सुकून की तरफ ही देख रही थी। कुछ दूरी पर खड़े अर्नब ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, इसे क्या हुआ अब? कहते हुए वो सुकून के पास आ गया। उसने प्यार भरी आवाज में कहा, क्या हुआ तुम्हें सुकून? अर्नब की आवाज सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखकर उसे घूरते हुए कहा, मुझे क्या हुआ? इससे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? दूर रहो मुझसे। कहते हुए सुकून ने श्रेया जी को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, मैं बस 2 दिन पहले घूमने के लिए गई थी, उसके बाद मुझे चोट लग गई थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हुए वो निष्कर्ष की तरफ देखने लगे, जो कि अभी भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। गीतांजलि जी ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, चिल्ला क्यों रहे थे? कोई प्रॉब्लम है? निष्कर्ष ने गीतांजलि जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर दादी माँ, पर वो क्या है ना, इस घर में आपकी पोती को किसी से प्यार हो गया है, इसलिए बस मैं उसे कह रहा था कि वो उस इंसान से दूर है, पर अब वो इंसान से दूर रहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि सब लोगों को बता दिया जाए, ताकि अगर लड़का पसंद हो तो शादी फिक्स कर दी जाए। निष्कर्ष की बात जैसे ही सब लोगों के कानों में पड़ी, सब लोगों के कान खड़े हो गए। श्रेया जी ने हैरानी से कहा, क्या? कहते हुए उन्होंने सुकून की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? श्रेया जी के सवाल को सुनकर सुकून ने एक नज़र निष्कर्ष की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर अपना सिर हिला दिया। उसके इतना कहते ही श्रेया जी ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम किसी से प्यार कैसे कर सकती हो? श्रेया जी की बात सुनकर सुकून ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय किसी से प्यार कैसे कर सकते हूँ? माँ, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, किसी से प्यार करना है और किससे नहीं, ये मुझे सोचना चाहिए। निष्कर्ष ने श्रेया जी की तरफ देखते हुए कहा, प्यारी चाची जी, आपको पता है कि आपकी प्यारी बेटी किससे प्यार करती है? कहते हुए उसने तिरछी नजरों से गीतांजलि जी की तरफ देखते हुए कहा, आपका पुराना दोस्त जितेंद्र ठाकुर के पोते से। निष्कर्ष के मुंह से जैसे ही ये नाम निकला, गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, सुकून। गीतांजलि जी की आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग कांप गए। गीतांजलि जी की आवाज सुनकर सुकून के चेहरे पर भी डर नजर आने लगा। गीतांजलि जी तेज कदमों से चलती हुई सुकून के पास आ गई और उन्होंने सुकून के जख्म को पूरी तरह से इग्नोर करके उसकी बाजू को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, क्या सच कह रहा है? क्या तुम जितेंद्र ठाकुर के पोते से प्यार करती हो? कहते हुए गीतांजलि जी के हाथों की पकड़ सुकून के बाजू पर मजबूत होती जा रही थी। इतने सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर नूर भी नीचे आ चुकी थी, जबकि निष्कर्ष ने उसे नीचे आने से मना कर दिया था। नीचे आकर उसने जब देखा कि सुकून वापस आ चुकी है, तो वो दौड़ते हुए सुकून के पास जाने लगी। इतने में ही निष्कर्ष ने उठकर उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, फैमिली की बातें चल रही है, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए मेरी नूरे जहां, मेरे पास बैठो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कहा, पर सुकून। निष्कर्ष ने उसे घूर कर देखा और उसे अपनी गोद में बिठाकर सोफे पर बैठ गया। सुकून ने गीतांजलि जी की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप इस तरह से मेरे हाथ को क्यों दबा रही है? मुझे नहीं पता कि जितेंद्र ठाकुर कौन है, बस मुझे इतना पता है कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसका सरनेम ठाकुर है और उसका नाम विहान ठाकुर है।
आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है दादी माँ? गीतांजलि जी ने जैसे ये सुना उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें प्यार करने भी के लिए भी घर का दुश्मन ही मिला। ठाकुर परिवार की हमारे 7 सालों से दुश्मनी चल रही है और तुम प्राउड के साथ कह रही हो कि तुम्हें किसी ठाकुर परिवार के लड़के से प्यार है। वैसे भी तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने वाली थी। तुम्हारी शादी हमने बचपन में ही अर्नव के साथ तय करती थी और तुम्हारी शादी फिक्स करने के लिए इस बार अर्नव यहाँ पर आया था। कहते हुए गीतांजलि जी ने वसुधा जी की तरफ देखा। वसुधा जी ने अर्नव की तरफ देखा, जो कि घूरकर सुकून को देख रहा था। वही सुकून जो कि पहले से ही निष्कर्ष के बर्ताव की वजह से गुस्से में थी। जैसे ही उसने अपनी दादी और अपने घर वालों का बर्ताव देखा, वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने गीतांजलि जी की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, उससे शादी? आपका दिमाग खराब हो गया है। गीतांजलि जी ने जैसे ये सुना उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सुकून तमीज से बात कीजिए। सुकून ने भी अपने दर्द को इग्नोर करके चिल्लाते हुए कहा, तमीज से बात कर रही हूँ क्योंकि दादी माँ है, वरना बदतमीजी करना मैं अच्छे से जानती हूँ। और सबसे पहली बात, इससे शादी कैसे कर सकती हूँ मैं? ये तो आपकी बहन का पोता है ना, मतलब मेरा भाई। अपने भाई से शादी कैसे कर सकती हूँ मैं? सुकून की बात सुनकर गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, भाई नहीं है वो तुम्हारा, और वैसे भी वो तुम्हारी बड़ी दादी का पोता नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। गीतांजलि जी ने जैसे ही ये कहा, सुकून हंसने लगी। उसने तालियां बजाते हुए कहा, हो ग्रेट, जस्ट बिकॉज अडॉप्ट किया था तो वो उनका पोता नहीं हुआ। वो कौन हुआ, जरा बताने का कष्ट करेंगे आप? और अगर पोता नहीं भी है तो मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, मुझे इस लंगूर के साथ शादी करने का कोई शौक नहीं है। ये दोनों भाई बहन, ये लंगूर और ये चुड़ैल, इन दोनों को देखकर ही मुझे उल्टी वाली फीलिंग आती है और आपको लगता है कि मैं इसके साथ शादी करूंगी। अरे इसके साथ शादी करने से अच्छा मैं कुएं में कूद के जान दे दूं। सुकून की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने गीतांजलि जी की तरफ देखकर सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, माय डियर दादी माँ, बगावत की चिंगारी घर में लग चुकी है, अब क्या करेंगे आप? निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, निष्कर्ष? वो जानती थी कि निष्कर्ष उन्हें चिढ़ा रहा है, उनका मजाक बना रहा है, जो कि उनका दिमाग खराब कर रहा था। सुकून ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, भाई मुझे लगा था कि कोई मेरा साथ दे न दे, पर आप देंगे, पर आपने खुद मुझे मुसीबत में फंसाया है। सुकून की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखकर सीरियस लहजे में कहा, मैंने तुम्हें मुश्किल में फंसाया नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें मुश्किल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब उसका सामना तुम्हें कैसे करना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। प्यार तुमने किया है तो मुश्किल का सामना करना भी तुम्हें ही होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर सुकून ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, डोंट वरी, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे इस मुश्किल का सामना कैसे करना है। कहते हुए उसने गीतांजलि जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। क्या ठाकुर परिवार के साथ हमारी दुश्मनी है? कब से है? क्यों है? किस तरह से है? किसकी है? आई डोंट केयर। मुझे बस इतना पता है कि मैं मेरे विहान से प्यार करती हूँ। मैं अपने ठाकुर साहब से प्यार करती हूँ और तब तक करती रहूंगी, तब तक मेरी सांसें चल रही है। उनसे प्यार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। शादी भी मैं उन्हीं से करूंगी, इस लंगूर से नहीं। कहते हुए सुकून ने श्रेया जी की तरफ देखा, जो कि आंसू भरी नजरों से गीतांजलि जी की तरफ देख रही थी। संकल्प जी, जो कि अब तक चुप थे, उन्होंने सुकून की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, सुकून माँ के साथ इस तरह से बदतमीजी क्यों कर रही हो? माँ जो कहेंगे वही होगा। अपने पापा की बात सुनकर सुकून ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, पापा ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी मुझे किसके साथ बितानी है ये मेरा डिसीजन होगा। जिंदगी भर जिस लड़के के साथ शादी होगी उसके साथ मुझे रहना है, आपकी माँ को नहीं। जस्ट बिकॉज आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। सुकून की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। पहली बार था जब सुकून घर वालों के सामने इस तरह से जुबान लड़ा रही थी, पर आज बात उसके प्यार की थी और प्यार के लिए तो सबसे लड़ने के लिए तैयार थी। उसने अपने आंसू साफ करके नूर की तरफ देखा, जो कि चुपचाप निष्कर्ष की बगल में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में भी नमी थी। सुकून को इस तरह से अकेला देखकर वो सबका विरोध करना चाहती थी, पर निष्कर्ष ने उसे पकड़ रखा था, जिस वजह से वो चाहकर भी वहां पर नहीं जा सकती थी। सुकून ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप भी मेरा साथ नहीं देंगी? क्या आप भी हमेशा से डरती रहोगी? मैं जानती हूँ कि आप उनसे डरती हो, पर क्या आप अपनी बेटी के लिए आवाज नहीं उठाओगी माँ?
क्या आप सच में चाहती हो कि मैं इस लड़के से शादी कर लूं? गीतांजलि जी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, होने वाला पति है वो तुम्हारा। गीतांजलि जी की बात सुनकर सुकून ने चिल्लाते हुए कहा, वो मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। उसके साथ शादी करने से अच्छा है कि मैं कुंवारी मर जाऊं। कहते हुए सुकून आंसू भरी आंखों से वहां पर मौजूद सभी की तरफ देखा, पर सब लोग बस उसे घूर रहे थे, शिवाय निष्कर्ष को छोड़कर। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। सुकून ने अपने आंसू साफ करके सबकी तरफ देखते हुए कहा, इससे शादी अगर करवाने के बारे में सोचा भी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कहते हुए सुकून वहां से ऊपर जाने लगी। तभी गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जान दो ना दो, हम तुम्हारी जान जरूर ले लेंगे। अगर दुश्मन के बेटे के बारे में सोचा भी तो। गीतांजलि जी की बात सुनकर सुकून ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि वो आप ले सके। मेरी जान मेरी है और उसे लेना या नहीं, ये मेरी मर्जी है माय डियर दादी माँ। पहले मुझे लगता था कि आप बहुत बुरी है, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि आप दुनिया की सबसे बुरी औरत है। सबसे बुरी औरत। आप जैसी दादी माँ होने से अच्छा होता कि मेरी कोई दादी माँ होती ही नहीं। कहते हुए सुकून अपने आंसू साफ करके तेज कदमों से चलती हुई ऊपर जाने लगी। उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। एक तो सिर पर चोट लगी थी और ऊपर से वो इतना ज्यादा चिल्ला रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। उसने खुद से कहा, इतना सब कुछ हो गया, पर भाई आपने मेरा मदद नहीं की। आपने इनमें से किसी का साथ भी नहीं दिया, ना मेरा साथ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों? क्या मेरी मदद नहीं कर सकते? कहते हुए सुकून अपने आंसू बहते हुए ऊपर जा रही थी। उसे अब किसी भी तरह से विहान से कांटेक्ट करना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके परिवार और ठाकुर परिवार के बीच में ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो उसकी दादी और घर वाले इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वही सभी के जाते ही गीतांजलि जी ने चिल्लाते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे घर के सभी बच्चों की शादी हमारी मर्जी से होगी। गीतांजलि जी की बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाजी आपके हाथ से निकल चुकी है माय डियर दादी माँ। बगावत की गूंज उठ चुकी है। अब आप कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी ने गुस्से से निष्कर्ष की तरफ देखा तो निष्कर्ष ने नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी नूर है जहां बुढ़ापे में लोगों का दिमाग सटिया जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि बूढ़े लोगों को पागल खाने में भेज देना चाहिए, खास करके ऐसे बूढ़े लोगों को जो दूसरों पर हुक्म चलाते रहते हैं। निष्कर्ष की बात सुनकर गीतांजलि जी गुस्से से उसे घूरने लगी। वसुधा जी ने गीतांजलि जी की तरफ देखा और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, छोटी चलो, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। कहते हुए उन्हें तेज कदमों से अपने साथ लेकर अपने रूम में चली गई। अर्नब दांत पीसते हुए वहां से चला गया। वो तो पहले ही यहाँ पर प्लान बनाकर आया था कि उसे सुकून से शादी करनी है, क्योंकि सुकून से शादी करने के बाद उसके नाम सुकून के नाम के 10% शेयर्स जो होने वाले थे। सुकून के नाम के 10% शेयर्स की कीमत हजारों करोड़ों में थी। आखिर वो इकलौती बेटी थी राणा परिवार की, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है वो लड़की पूरी तरह से पूरे परिवार के सामने मुंह पर उसे रिजेक्ट करके चली गई। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वही धीरे धीरे सब लोग वहां से जा चुके थे। सब लोगों के जाने के बाद नूर ने आंसू भरी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखते हैं कहा, आपकी बहन अकेली सबके साथ लड़ रही थी, पर आपने कुछ नहीं किया। आप खुद उसे यहाँ पर लेकर आए हैं ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है विहान से? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्रॉब्लम? मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया? फिर आप सबके सामने उसे लेकर क्यों आ गए? आपने देखा ना कैसे घर वाले उसके साथ बर्ताव कर रहे थे। वो अकेली सबके साथ लड़ रही थी, उसे कैसा लग रहा होगा? कोई नहीं था उसके साथ। मैं उसका साथ देना चाहती थी, पर अपने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर बिठा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, प्यार उसने किया है, तुमने नहीं। अगर प्यार उसने किया है तो सामना भी सबके सामने उसे ही करना होगा, तुम्हें और मुझे नहीं। जब प्यार करने की हिम्मत की है तो घर वालों से लड़ने की भी हिम्मत रखें। आखिर प्यार को साबित करने के लिए प्यार करने वाले को हर एक इम्तिहान पास करना होता है। उसे भी करना होगा, उसके बॉयफ्रेंड को भी करना होगा। अब हर कदम पर तुम या मैं उसका साथ नहीं दे सकते।
उसे खुद का साथ खुद ही देना होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, आपकी बात का मतलब क्या है? निष्कर्ष ने झटके से नूर को गोद में उठाते हुए कहा, मेरी बात का कोई मतलब नहीं है। उनकी लाइफ है, उन्हें सॉल्व करने दो, तुम हमारी लाइफ पर ध्यान दो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, वो आपकी बहन है। निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरी बहन है, मेरी दादी है, मेरी माँ है, जो भी है उसे मैं देख लूंगा, तुम बस मुझे देखो। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर वापस अपने रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अर्नव जो इस वक्त अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसने एक नजर पलटकर नूर और निष्कर्ष की तरफ देखा। नूर को देखकर उसने खुद से कहा, कयामत तो ये भी है। दिल करता है कि इसे अपना बना लूं, पर अगर मैंने इसके साथ कुछ किया तो इसका पति मेरी जान ले लेगा। सोचते हो उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, साथ ही डिसअपॉइंटमेंट, और वो भी चुपचाप अपने रूम में चला गया। आरोही भी गुस्से से नूर को घूर रही थी। उसने खुद से कहा, इस लड़की ने मुझसे मेरे मकसद को छीन लिया, मेरे निष्कर्ष को छीन लिया, वरना आज मैं इस परिवार पर राज कर रही होती। कहते हुए वो भी पैर पटकते हुए वहां से अपने रूम में चली गई। सुकून के रूम में सुकून बेड पर आकर पेट के बल लेटकर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आखिर क्यों सब लोगों को मेरे प्यार से प्रॉब्लम है। बचपन से लेकर आज तक सब लोगों की मर्जी से मेरी जिंदगी चली है, पर अब और नहीं। मेरी पूरी जिंदगी मुझे किसके साथ बतानी है, ये मेरा डिसीजन होगा, किसी और का नहीं। जिंदगी मुझे जीनी है, उन लोगों को नहीं। वो लोग तो किसी के साथ मुझे बांध देंगे। उस ब्लडी बस्टर्ड अर्नव के साथ क्यों शादी करूंगी मैं? क्यों? मैं मेरे ठाकुर साहब के साथ शादी करूंगी। उसने अपने मोबाइल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास मोबाइल है ही नहीं। ये याद आते कि उसने गुस्से से टेबल पर जोर से लात दे मारी। लात इतनी जोर से मारी थी उसने कि टेबल को तो कुछ नहीं हुआ, पर उसे जोर से चोट लग गई। सुकून चिल्लाते हुए जमीन पर बैठकर अपने पैर को देखने लगी। उसने रोते हुए कहा, लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब हो चुकी है, सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है। कहते हुए वो रोने लगी और उसी वक्त उसे दरवाजे खटखटाना की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनकर जल्दी से वो अपने आंसू साफ करके दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आ गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सर्वेंट थी। सर्वेंट ने सुकून की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंखों से भीगा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैडम जी आपका मोबाइल। सुकून ने जैसे ही देखा कि सर्वेंट उसका मोबाइल लेकर आए हैं, उसने जल्दी से उसके हाथ से अपना मोबाइल लेकर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और दौड़ते हुए बैग पर पेट के बलाकर लेट गई। उसने जल्दी से विहान का नंबर डायल कर लिया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से विहान ने आखिर में कॉल उठा लिया। उसने कॉल उठाते हुए कहा, सोना। सुकून के कानों में जैसे ही विहान की अट्रैक्टिव और चार्मिंग आवाज सुनाई थी, वो जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर विहान बेचैन हो उठा। वो इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठकर अपनी फाइल को स्टडी कर रहा था। उसने धीरे से कहा, सोना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उसकी आवाज सुनकर सुकून ने रोते हुए कहा, विहान घर पर सबको तुम्हारी और मेरे बारे में पता चल गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, पर जैसे ही तुम्हारे दादाजी का नाम दादी माँ के सामने आया, उन्होंने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर में जो लानगुर आया है, क्या नाम है उसके? हाँ, उसका नाम अर्नव, उसके साथ मेरी शादी करवा देंगे। कहते हुए सुकून फिर से रोने लगी। सुकून की बात सुनकर विहान के हाथों की मुट्ठी बना गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी दादी समझती क्या है खुद को? तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। मेरे अलावा तुम्हारी शादी किसी के साथ भी नहीं हो सकती, किसी के साथ भी नहीं। विहान की बात सुनकर सुकून ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं भी किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब बस तुम किसी भी तरह से पता करो कि तुम्हारे और मेरी फैमिली के बीच में कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के साथ दुश्मनी है, शायद हमारी पुरानी, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सुकून की बात सुनकर विहान ने कहा, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं दादाजी से पूछूंगा तो वो गुस्सा करेंगे। मुझे किसी और से पूछना होगा, और अगर किसी और के साथ दुश्मनी है भी तो इससे तुम्हारा और मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम और मैं एक दूसरे के साथ नहीं लड़ाई कर रहे हैं। हमारी जिंदगी हमें एक साथ बितानी है, और यही सच है, और यही सच में साबित करके रहूंगा। विहान की बात सुनकर सुकून ने आंसू भरी आंखों से सीलिंग को घूरते कहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है, मैं क्या करूं?
घर वाले मुझे घर से निकलने नहीं देंगे और तुम यहाँ पर आ नहीं सकते। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सुकून की बात सुनकर विहान ने धीमी आवाज में कहा, स्वीटहार्ट, पहले तुम रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, जब भी तुम रोती हो मुझे तकलीफ होती है। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे रोने की वजह से मुझे तकलीफ हो? रेहान की बात सुनकर सुकून ने फिर से रोते हुए कहा, मैं क्या करूं, मुझे दर्द हो रहा है। इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं खुद को रोने से रोक नहीं पा रही हूं। कहते हुए वो फिर से रोने लगी। काफी देर के बाद रेहान ने जैसे तैसे उसे शांत कर दिया। सुकून ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नींद आ रही है। मेरा सिर भी भारी भारी लग रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ। अपना ध्यान रखना, और हाँ, अगर इन लोगों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की तो मैं इन लोगों की जान ले लूंगी या फिर अपनी जान, पर तुम्हारे अलावा किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा रहा। सुकून ने कॉल कट करके मोबाइल को साइड में रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके बेड पर लेट गई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि तकलीफ थी। अगर मैं काफी देर तक कोशिश करने के बाद उसकी आंख लग ही गई। रात को भी डिनर के लिए सुकून नीचे नहीं आई। निष्कर्ष और नूर भी नीचे नहीं आए। निष्कर्ष रूम में नूर को अपने हाथों से डिनर करवा रहा था। नूर का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो क्या कर सकती थी, उसका पति उसे बिना खिलाए रुकने वाला तो था नहीं। नूर ने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मुझे एक बार सुकून को देखना है, मैं उसके रूम में जाऊं। निष्कर्ष नूर को घूरते हुए कहा, बच्ची नहीं है वो, अपना ध्यान रख लेगी, तुम चुपचाप मेरे पास बैठो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो आपकी बहन है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो मेरी दोस्त है, मुझे उससे बहुत मतलब है। हमारे बीच में बहनों की तरह रिश्ता है। हमने कभी एक दूसरे को दोस्त की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह देखा है। प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरी नूर है, जहां उसे खुद को संभालना सीखना होगा। हर मुश्किल में उसके साथ कोई ना कोई खड़ा नहीं रहेगा। इंसान अगर अकेले जीना सीख ले तो उससे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान कोई नहीं होता। हमें अकेले में खाना, अकेले में जीना और अकेले में रोना, अकेले में हंसना सीखना चाहिए। ये हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नूर निष्कर्ष की बातें चुपचाप सुन रही थी। आखिर में उसने कुछ नहीं कहा और उसके सीने पर अपना सिर रखकर लेट गई। वो सुकून के दर्द को समझ तो नहीं पा रही थी, पर वो जानती थी कि सुकून इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में होगी। सुकून दिन से लेकर रात तक अपने बेड पर ही लेटी हुई थी। अभी भी वो अपने बेड पर अपनी आंखों को खोलकर सीलिंग को घूरते हुए लेटी हुई थी। दोपहर के बाद ना उसने विहान को कॉल किया था, ना विहान ने उसे कॉल किया था। सुकून ने सीलिंग को घूरते हुए देखा और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, दादी माँ, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बात मानकर किसी और से शादी कर लूंगी? कभी भी नहीं। मेरे दिल में सिर्फ मेरे ठाकुर साहब है, सिर्फ मेरे ठाकुर साहब। उसने इतना कहा ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे हैं। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसे दो जानी पहचानी आंखें नजर आई जो कि उसकी आंखों के सामने थी। उसने हैरानी से कहा, ठाकुर साहब। उसके इतना कहते ही वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने देखा तो उसके बेड के साइड में विहान खड़ा था जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। विहान को देखकर सुकून बार बार अपनी आंखों को झपकाने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके एक्सप्रेशंस को देखकर विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, यकीन नहीं हो रहा तो छू कर देख लो। विहान की बात सुनकर सुकून ने हैरानी से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं हो, तुम सच में यहाँ पर नहीं हो, मैं कुछ गलत देख रही हूँ। सुकून की बात सुनकर विहान को हंसी आ गई। उसने सुकून की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, स्वीटहार्ट, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कहते हुए विहान ने सुकून को हल्के से टच किया। सुकून को जैसे ही एहसास हुआ कि विहान उसके सामने खड़ा है, उसने उसके ऊपर कूदते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप सच में यहाँ हैं। उसके अचानक से कूदने की वजह से विहान और सुकून दोनों बेड पर गिर गए। नीचे गिरते ही विहान के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी चीख को सुनकर सुकून ने उसकी तरफ देखा और उसके पेट पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ? कहने के साथ ही उसे अचानक से विहान के बाद याद आ गई। वो जल्दी से उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई और उसके पैरों की तरफ देखने लगी। उसके पैरों पर अभी भी प्लास्टर था, जिसे देखकर सुकून ने हैरानी से कहा, ये सब क्या है? विहान ने अपनी आंखों को बंद करके अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए कहा, पैरों पर प्लास्टर है, दिखाई नहीं देता क्या?
विहान की बात सुनकर सुकून ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, इडियट, ये मुझे भी दिख रहा है, पर तुम्हारा पैर टूटा हुआ है तो तुम यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम बालकनी से चढ़ कर आए हो? कैसे? सुकून की बात सुनकर विहान जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने अपने पैर की तरफ देखते हुए कहा, इसका प्लास्टर कट जाएगा सुबह। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई और थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पर तुम्हारे लिए इतना दर्द तो मैं बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। विहान की बात सुनकर सुकून ने हैरानी से अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, आर यू मैड? अगर कुछ हो जाता तो? कहते हुए उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई। विहान ने झट से उसकी बाजू को पकड़कर उसे खींचकर उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतनी दर्द में, इतनी तकलीफ में थी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे सुकून से घर पर रह सकता था? मुझे सुकून नसीब नहीं होता, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी तुम्हारी तकलीफ को सोचकर, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख लिया तो मेरा दर्द कम हो चुका है, अपने आप मुझे सुकून मिल चुका है। विहान की बात सुनकर सुकून आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। उसने अपने आंसू साफ करके विहान की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्या सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं आप ठाकुर साहब? कहते हुए सुकून आंसू भरी आंखों से विहान की तरफ देखने लगी। सुकून के सवाल का सुनकर विहान ने उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बेहद धीमी आवाज में कहा, प्यार क्या होता है? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि मेरी आवारगी, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ, मेरा ईमान हो तुम। तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हर खुशी को महसूस करना चाहता हूँ। अगर ये सब कुछ प्यार है तो हाँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना प्यार जितना शायद ही कोई किसी से करता होगा। विहान की बातें सुनकर सुकून की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उसने अपने आंसू साफ करके विहान की तरफ देखते हुए कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप और मैं हमेशा साथ रहेंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इडियट लड़की, तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत है? हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हर मुश्किल में, हर सिचुएशन में। हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुकून ने विहान की बात सुनकर अपने आंसू साफ करते हुए कहा, सच में ना? कहते हुए फिर से अपने आंसू साफ करने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से विहान से ना बात कर पाने की वजह से, ना मिल पाने की वजह से वो सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इस वक्त उसे किसी के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी और उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे इमोशनली सपोर्ट कर सके। विहान के आने की वजह से उसे उसका इमोशनल सपोर्ट वापस मिल गया था, जिस वजह से इस वक्त वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। विहान ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब रोना मत करो। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? क्या तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर तरस नहीं आता? क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं आता? सोचो, अगर तुम्हारी आंखें सूज गई तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। विहान की बात सुनकर सुकून ने हंसते हुए कहा, इतना फ्लर्टी कब से हो गया आप? सुकून की बात सुनकर विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सामने इतनी खूबसूरत हसीना हो तो इंसान अपने आप फ्लर्टी हो जाता है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या था। सुकून ने विहान के सवाल को सुनकर गहरी सांस लेकर उसे बताना शुरू कर दिया कि एक्सीडेंट के बाद कैसे निष्कर्ष उसे लेकर हॉस्पिटल से सीधा मिनी हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया था और कैसे उसने उसे सब कुछ कहा था। जैसे जैसे विहान सुकून की बात सुन रहा था, उसकी आंखें छोटी होती जा रही थी। निष्कर्ष ने तो उसे भी धमकी दी थी, पर उसने उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था। वैसे भी वो सुकून से बहुत प्यार करता था और वो इतना कमजोर नहीं था कि निष्कर्ष की एक धमकी से सुकून को भूल जाए। आखिर में पूरी बात कंप्लीट करने के बाद सुकून ने गुस्से से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लोगों की प्रॉब्लम क्या है। मेरी जिंदगी है, मुझे किसके साथ बितानी है, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, पर ये लोग शायद मुझे अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। मुझे लगता है कि ये जिनके साथ कहेंगे मैं उनके साथ चली जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अगर इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, तो मैं अपनी जान खुद। सुकून ने इतना ही कहा था कि विहान ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बकवास बंद करो। अगली बार से इस तरह की बकवास अपने मुंह से निकालने के बारे में सोचना भी मत। विहान की बात सुनकर सुकून ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मैं तो बस कह रही थी।
मैं सच में कौन सा मरने वाली थी। सुकून के इतना कहते ही विहान ने गुस्से से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए दांत पीसते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें मेरा गुस्सा पता नहीं है। विहान की बात सुनकर और उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर सुकून ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अपना गुस्सा दिखाए मिस्टर। उसने इतना कहा ही था कि तभी विहान में आगे बढ़कर उसके लिप्स को अपने लिप्स की गिरफ्त में ले लिया और हल्के हल्के से उसके लिप्स को चूमने लगा। सुकून अपनी आंखों को बंद करके उसके होठों को महसूस कर रही थी। इस वक्त उसे हद से ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद विहान ने उसके लिप्स को छोड़कर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बेहद में आवाज में कहा, मैं चाहकर भी तुम पर गुस्सा नहीं उतार सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम पर अपना गुस्सा उतारा तो तकलीफ मुझे खुद को होगी। सुकून ने विहान की बात सुनकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप मुझे चाहकर भी तकलीफ नहीं दे सकते। इनफैक्ट आप मुझे तकलीफ देने के बारे में सोच ही नहीं सकते। कहते हुए उसने अपने आंसू साफ करके उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो मैं खुद को लकी समझती हूँ कि आप मुझे मिले और ये कमीनी लोग चाहते हैं कि मैं आपको खुद से दूर कर दूँ। आपको पता है कि मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपनी दादी से है। आपको पता है वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है, जब देखो तब हुक्म झाड़ती रहती है और इस बार भी उन्होंने कहा है कि तुम उसके बारे में नहीं सोच सकती। व्हाट डू यू मीन बाय नहीं सोच सकती? मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, किससे प्यार करना है ये मेरा डिसीजन है। उन्हें क्या लगता है कि वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सुकून लगातार अपने आंसू साफ करके गुस्से से बोलते जा रही थी। वही उसकी बात सुनकर विहान मुस्कुराते हुए से देख रहा था। आखिर में उसने सुकून के चेहरे को अपने हाथ में भरकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, और तुम्हें किसी से कंट्रोल होने की जरूरत भी नहीं है। आखिर तुम मेरी शेरनी हो और शेर किसी से कंट्रोल नहीं होते, बल्कि शेर दूसरों को कंट्रोल करते हैं। विहान की बात सुनकर सुकून ने एटीट्यूड से कहा, तो तुम भी मुझसे कंट्रोल हो जाया करो। सुकून की बात सुनकर बहाने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बंदा तो हर वक्त आपके कंट्रोल में रहने के लिए हाजिर है। विहान की बात सुनकर सुकून मुस्कुराने लगी। विहान ने उसकी तरह देखकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कुछ खाया? विहान के सवाल को सुनकर सुकून ने अपने निचले होंठ को चबाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर विहान की आंखें छोटी हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या सच में तुमने अभी तो कुछ नहीं खाया? सुकून ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देखकर विहान उसे घूरता हुआ उठकर खड़ा हो गया। सुकून ने धीरे से कहा, कहाँ जा रहे हो? विहान ने उसकी बात को इग्नोर किया और बालकनी की तरफ जाने लगा। वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। सुकून भी उसके पीछे पीछे बालकनी में आ गई। जैसे ही वो लोग बालकनी में आए, वहां पर कुछ बॉक्स रखे हुए थे जो कि शायद खाने के थे, जिसे देखकर सुकून ने हैरानी से कहा, क्या आप अपने साथ खाना लेकर आए हैं? सुकून की बात सुनकर विहान ने सुकून को लाकर पालने पर बिठा दिया और खुद उसके बगल में बैठते हुए कहा, मुझे पता था कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा। आखिर मुझे पता जो है कि नाराज होने पर किस तरह से खाने पर गुस्सा उतारती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही अपने साथ इंतजाम करके लाया था। विहान की बात सुनकर सुकून के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने विहान के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, आप ही है जो मेरे बारे में सोचते हैं ठाकुर साहब, वरना बाकी दुनिया को तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पता है कि नूर मेरे पास आना चाहती होगी, पर भाई ने उसे मना कर दिया होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई को हो क्या गया। वो पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो वो बचा लेते थे मुझे, पर अब आज उन्होंने इस बार मुझे खुद मेरी चुड़ैल जैसी दादी के जाल में फंसा दिया है। अगर मैंने खुद को संभाला ना होता तो मेरी चुड़ैल दादी तो आज मेरी शादी करवा कर मानती, वो भी उस लंगूर से। उस लंगूर से शादी कौन करेगा? भूतनी पागल उससे शादी करने वाली इस दुनिया की सबसे मेंटल लड़की होगी। सुकून की बात सुनकर विहान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम उस मेंटल लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो और ये लो। कहते हुए उसने बॉक्स खोला तो उसमें बर्गर था, जिसे देखकर सुकून ने हैरानी से कहा, आप मुझे खुद से फास्ट फूड खाने के लिए दे रहे ठाकुर साहब, कहीं आपको सदमा तो नहीं लग गया? सुकून की बात सुनकर विहान ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, मुझे सदमा नहीं लगा, बल्कि मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें यही चीज खुश कर सकती है, और अगर तुम्हें खुश करने के लिए मुझे तुम्हें एक दिन के लिए खिलाना पड़े तो मैं एक दिन के लिए तुम्हें ये खिलाने के लिए तैयार हूँ। विहान की बात सुनकर सुकून के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो चुपचाप विहान के हाथों से खाना खाने लगी।
विहान ने उसके साथ हेल्दी फूड भी खिलाया। आखिर उसे दवाई भी खानी थी। सुकून भी चुपचाप उसके हाथों से खा रही थी। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें देख रहा था। निष्कर्ष इस वक्त बालकनी में बैठा हुआ था और अपने मोबाइल पर सुकून की बालकनी के लाइव नज़ारे को देख रहा था। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है कि गीतांजलि राणा को टक्कर देने के लिए कोई और भी आ चुका है। कहते हुए उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। तभी उसे नूर की आवाज़ सुनाई दी, राणा साहब कहाँ हैं आप? नूर की आवाज़ सुनते ही निष्कर्ष ने जल्दी से मोबाइल को बंद कर दिया और पीछे पलट कर देखा। नूर उसकी तरफ आ रही थी। वो ऐसे चल रही थी जैसे चलते चलते नीचे गिर जाएगी। नूर को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर निष्कर्ष ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा, हम तो सो रहे थे। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आसमान के चांद से पूछ रहा था कि वो ज्यादा खूबसूरत है या मेरी नूर जहां। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। सच सच बताए, क्या कर रहे थे आप? कहीं आप किसी लड़की से बात तो नहीं कर रहे थे ना? देखिए, अगर आपने ऐसा वैसा कुछ किया ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा छोटा सा दिमाग फिर से फालतू चीजों में चलने लगा। लगता है कि तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें सबक बाद में सिखा दीजिएगा, पहले सोने दीजिए। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, अब जब तुम्हारी आंख खुली ही चुकी है तो मुझे लगता कि हमें और देर तक जागना चाहिए। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? नूर के सवाल को सुनकर निष्कर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, मेरे कहने का क्या मतलब है ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर कुछ समझ पाती इससे पहले ही निष्कर्ष ने उसे बेड पर लिटा दिया। नूर ने जैसे ही ये देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ ही उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने घबराती हुई कहा, नहीं, पर तब तक देर हो चुकी थी। निष्कर्ष उसके ऊपर जाकर उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था। नूर ने उसे दूर करने की कोशिश की पर निष्कर्ष के किस की वजह से वो धीरे धीरे पिघलने लग गई। कुछ ही देर में उसने भी निष्कर्ष का साथ देना शुरू कर दिया। निष्कर्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। कुछ देर बाद दोनों के जिस्म से उनके कपड़े अलग हो चुके थे और दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। नूर बेचारी की नींद तो गायब हो चुकी थी और अब उसका पति उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। निष्कर्ष नूर को देखकर एक्साइटेड हो गया था और उसकी बॉडी के हर हिस्से पर अपने होठों की छाप छोड़ रहा था। साथ ही वो उसे हल्के हल्के से बाइट भी कर रहा था। नूर ने नींद भरी आवाज में कहा, अब बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत ज्यादा। मेरी नींद खराब कर दी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी गर्दन पर लव बाइट देते हुए कहा, मेरी जान, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। तुम तो बहुत ज्यादा बुरी हो मेरी नूर जहां, अपने राणा साहब को बहुत परेशान करती हो। कहते हुए निष्कर्ष नूर के पूरे चेहरे को चूमने लगा। कुछ ही देर में नूर सो चुकी थी और निष्कर्ष उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सीलिंग को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद खतरनाक एक्सप्रेशंस थे। उसने सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाए माय डियर दादी माँ। अब धीरे धीरे आपके अपने ही आपको बर्बाद करेंगे। बहुत शौक है ना अपनी मर्जी की वजह से दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का। अब आपकी बर्बादी की तारीख लिख चुका हूं मैं अपनी किताब में। कहते हुए उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने पलटकर नूर के माथे को चूम लिया और मजबूती से अपनी बाहों में उसे भर के लेट गया। कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग चुकी थी। वही सुकून की बालकनी में सुकून और विहान दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बैठे हुए थे। सुकून ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, क्या आपको सोने के लिए घर नहीं जाना है ठाकुर साहब? विहान ने सुकून की बात सुनकर उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जब मेरे बगल में मेरा सुकून है तो मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? विहान की बात सुनकर सुकून के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने डरते हुए कहा, पर अगर किसी ने आपको देख लिया तो? अगर भाई ने आपको देख लिया तो? मुझे डर लग रहा है। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसे छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, जब प्यार किया तो डरना क्या? सुना नहीं किया तुमने? और वैसे भी जब मुझे डर नहीं लग रहा तो तुम क्यों डर रही हो?
क्या तुमने सुना नहीं, शेर को डर नहीं लगता। विहान की बात सुनकर सुकून ने मुंह बनाते हुए कहा, और मेरा भाई जंगली शेर है, अगर उन्होंने आपका शिकार कर लिया तो। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारा भाई कुछ नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि उसे तुमसे और मुझे कोई प्रॉब्लम है। सुकून ने विहान की बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, आप गलत बोल रहे हैं, भाई ने खुद मुझे कहा है कि मुझे आपसे दूर रहना है। इनफैक्ट उन्होंने घर पर सबको बताया है और आपको लग रहा है कि भाई को हम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि भाई को मेरे प्यार से कोई प्रॉब्लम होगी। भाई तो कभी मेरी तरफ या फिर किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उन्हें तो सिर्फ खुद की जिंदगी से मतलब था। फिर अचानक से वो मेरी लाइफ में इंटरेस्ट क्यों लेने लगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मेरी जान, तुम एक बिजनेसमैन का मन नहीं समझ सकती। मुझे नहीं लगता कि उसे तुमसे और मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो बस हमारे रिश्ते को घर वालों के सामने लाना चाहता था। अब इसके पीछे तुम्हारे भाई की क्या वजह है, ये मैं नहीं जानता। अगर वो सच में मुझे तुमसे दूर करना चाहता तो इस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं होता। तुम्हारे भाई का नाम निष्कर्ष राणा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर में कोई आया है। विहान की बात सुनकर सुकून ने हैरानी से कहा, आपकी बात का क्या मतलब है, क्या भाई को पता है कि आप इस वक्त यहाँ पर है। सुकून के सवाल को सुनकर विहान ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट ही सुकून का जवाब थी। सुकून ने हैरान होते हुए कहा, अगर भाई को पता है कि आप यहाँ पर हैं तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, जबकि उन्होंने तो मुझे क्लियरली धमकी दी थी कि मैं आपको यहाँ पर नहीं आने दे सकती। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं आपके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दूं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है। सुकून की बात सुनकर विहान ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, दिमाग खराब होने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो कि मेरी स्वीटहार्ट के पास कब का खत्म हो चुका है। जब तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं तो वो खराब कैसे हो सकता है। विहान की बात सुनकर सुकून तो पहले कंफ्यूज हो गई, पर बाद में जैसे ही उसे समझ आया कि विहान ने क्या कहा है, उसने गुस्से से उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप मेरा मजाक उड़ा रहा है। बहुत शौक है ना मेरा मजाक उड़ाने का, तो देखिए मैं क्या करती हूँ। विहान ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर मैं गंजा हो गया तो हमारे फ्यूचर बच्चे क्या सोचेंगे कि उनके डैडी गंजा है। सुकून ने विहान की बात सुनकर उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, सोचने दीजिए, बहुत शौक है मेरा मजाक उड़ाने का, तो मैं भी बताती हूँ कि मुझे कितना शौक है आपके बालों को नोचने का। सुकून की बात सुनकर विहान ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा बाबा, सॉरी, अब नाराजगी खत्म करो, मुझे प्यार से तुम्हें देखने दो, पता नहीं दोबारा ये मौका कब मिले। सुकून ने विहान की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय दोबारा ये मौका कब मिले, क्या आप सच में मुझसे दूर जाने की साजिश कर रहे हैं। विहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग सच में खराब है, कब मौका मिले से मतलब है कि कितने घंटे के बाद, हो सकता है कि 1 दिन के बाद, हो सकता है 2 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद। इसलिए मैं तुम्हारी इस खूबसूरत चेहरे को अपनी आंखों में भर लेना चाहता हूँ। विहान की बात सुनकर सुकून ने धीरे से कहा, इतना प्यार करते हैं मुझसे। सुकून के सवाल पर विहान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, प्यार नहीं करता हूँ तुमसे। विहान की बात सुनकर सुकून की आंखें छोटी हो गई। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, व्हाट डू यू मीन बाय प्यार नहीं करता हूँ तुमसे, क्या डर गए मेरे भाई से। सुकून के सवाल को सुनकर विहान ने उसे अपने सीने से लगाकर बेहद धीमी आवाज में कहा, पूजा करता हूँ तुम्हारी, पूछता हूँ तुम्हें, शिद्दत से चाहता हूँ तुम्हें। अब अगर प्यार कहता तो वो बहुत छोटा शब्द होता, बस इतना समझ लो कि मेरा जो हो वो सिर्फ तुम हो और तुम हो इसका मतलब मैं हूँ। विहान की बात सुनकर सुकून ने धीरे से कहा, यकीन नहीं हो रहा है कि आपके जैसा रोमांटिक इंसान रोमांटिक बातें कर सकता है, वो भी इतनी ज्यादा जिसे सुनकर पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगे। सुकून की बात सुनकर विहान हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, यकीन कर लो, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बहुत जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और मैं फ्लर्ट करने में मास्टर हो जाऊंगा। विहान की बात सुनकर सुकून हंसने लगी। कुछ देर के बाद विहान ने सुकून को लाकर रूम में बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। सुकून ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब आपको जाना चाहिए, कल सुबह कैसे जाएंगे आप।
विहान ने सुकून के माथे को चूमते हुए कहा, तुम सो जाओ, तुम्हारे उठने से पहले मैं चला जाऊंगा। विहान की बात सुनकर सुकून ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उसकी हथेली को चूमकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर के बाद सुकून की आंख लग चुकी थी। विहान उसके मासूम से चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने सुकून के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे भाई को समझने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत है मेरी जान। फिर भी उसे समझाना मुश्किल है, पर मुझे इतना तो पता है कि जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। हमारे प्यार के खिलाफ तो नहीं है वो। कहते हुए विहान के चेहरे पर निष्कर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस नजर आने लगे। उसने निष्कर्ष की आंखों में कुछ देखा था। उसने खुद से कहा, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो चाहता क्या है। बालकनी से अपने आदमियों के सहारे से विहान मेंशन से निकल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग नूर इस वक्त सुकून के रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले ही सुकून सोकर उठी थी। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम ठीक हो ना? सुकून नूर के सवाल पर बस अपना सिर हिला दिया। नूर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, कल मैं तेरे लिए बोलना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। पता नहीं क्या चाहते हैं। कल रात को भी आधी रात तक जागकर बालकनी में पता नहीं मोबाइल पर क्या देख रहे थे। पूछा भी तो बताया नहीं उन्होंने। सुकून जैसे ही सुना कि कल रात को आधी रात तक निष्कर्ष जाग रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, आधी रात तक जाग रहे थे क्या मतलब है? कितनी देर तक? सुकून के सवाल पर कुछ देर तक नूर ने सोचते हुए कहा, शायद 1 बजे। सुकून ने जैसे ही ये सुना, उसने खुद से कहा, भाई इतनी देर तक जाग रहे थे, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि कल रात की विहान यहाँ पर आया था? अगर उन्हें पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? कहते हुए सुकून के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। नूर ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है? सुकून ने नूर के सवाल पर धीरे से कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम कॉलेज नहीं जा रही हो? सुकून ने खड़े होने की कोशिश की तो नूर ने उसकी मदद करते हुए कहा, जा रही हूँ कॉलेज, बस तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सच में मेरा कॉलेज में न्यू फ्रेंड बना कि अब थोड़ी सी खुश हूँ। एटलीस्ट कोई तो है मेरे पास जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ। नूर की बात सुनकर सुकून ने धीरे से कहा, अच्छा हुआ, पर याद रखना बेस्ट फ्रेंड में ही हूँ। सुकून की बात सुनकर नूर ने हंसते हुए से बाथरूम में उसे छोड़ते हुए कहा, हाँ मेरी जान, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी जानेमन, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू, मेरी ख्वाहिश, सब कुछ है तू। अब मैं चलती हूँ कॉलेज, वरना मुझे देर हो जाएगी। कहते हुए नूर वहां से चली गई। सुकून भी बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। निष्कर्ष सुबह सुबह ही किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल गया था, जिस वजह से आज नूर ड्राइवर के साथ कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। वो कार में इस वक्त चुपचाप बैठी हुई थी और अपनी आंखों को बंद करके लेटी हुई थी कि तभी अचानक से ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया। अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से नूर का सिर सामने की सीट से जोर से टकरा गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर ड्राइवर ने घबराते हुए पीछे पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी। ड्राइवर काफी ज्यादा घबरा गया था। वही नूर अपने सिर को पकड़कर अपनी आंखों को बंद करके अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, इट्स ओके, पर हुआ क्या? आपने इस तरह से ब्रेक क्यों लगाया? कहते हुए उसने अपने माथे से अपने हाथ को हटाया। सच में उसे काफी जोर से लगा था। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, मैडम वो सामने कोई छोटी बच्ची है। नूर ने जैसे ये सुना, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या छोटी बच्ची? ड्राइवर ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। नूर ने सामने की तरफ देखने की कोशिश की तो सामने रास्ते पर एक छोटी सी बच्ची को लिटाया गया था, जिसकी उम्र 6 महीने से भी कम होगी। ये देखकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। वो भी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसके बॉडीगार्ड भी बाहर आ चुके थे। ड्राइवर ने जल्दी से जाकर उस बच्ची को उठा लिया। ड्राइवर ने उस बच्ची को गोद में उठाकर चुप करने की कोशिश की, पर वो बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। नूर ने आगे जाकर जल्दी से उसे बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा, ये किसकी बच्ची है और कौन इस तरह से इतनी छोटी बच्ची को यहाँ पर छोड़कर गया? कहते हुए नूर ने उसे शांत करने की कोशिश की। वो बच्ची भी नूर की गोद में आते ही रोना बंद कर चुकी थी और अपने आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर की तरफ देख रही थी। नूर चुपचाप उस बच्ची को देख रही थी। उसने खुद से कहा, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है जो इस नवजात बच्ची को यहाँ पर रास्ते के बीच में लिटा कर चला जाए? अगर कार को रोकने में थोड़ी सी देर हो जाती तो।
सोचने भर से ही नूर का कलेजा कट गया। इस छोटी सी बच्ची के ऊपर कार चल जाती, ये सोचने भर से ही उसे कितना ज्यादा अजीब और बुरा लग रहा था, ये सब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको पता है इस बच्ची का यहाँ पर छोड़कर जाने वाला इंसान कौन है? नूर के सवाल पर ड्राइवर ने धीरे से कहा, मैडम मैं आपके साथ ही आया हूँ। ड्राइवर के जवाब को सुनकर नूर को एहसास हुआ कि उसने बेवकूफ में क्या सवाल कर लिया है। उसने उस बच्ची की तरफ देखा जो अपनी काली काली आंखों से टुकुर टुकुर से देख रही थी। उस प्यारी सी बच्ची को देखकर नूर की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने खुद से कहा, अगर मेरी माँ ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने की जगह पर मुझे इस तरह से रास्ते पर छोड़ा होता तो आज मैं कहाँ पर होती। उसकी माँ ने इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था, इस काबिल बनाया था कि वो खुद का पेट पाल सके, और इस बच्ची के माँ बाप ने तो उसे यहाँ पर छोड़ दिया था। नूर अभी भी उस बच्ची की तरफ देख रही थी, तभी पीछे से बॉडीगार्ड ने उसके पास आते हुए कहा, मैडम आप इस बच्ची को हमें दे दीजिए, हम इसे कहीं भेज देंगे, आप कॉलेज के लिए चलिए वरना सर हम पर गुस्सा करेंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ देखा। उसने गहरी सांस लेकर उस बच्ची को बॉडीगार्ड की गोद में दे दिया और अपनी कार की तरफ जाने लगी। इस वक्त उसके कानों में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई थी। उसने देखा तो बॉडीगार्ड की गोद में जाते ही बच्ची ने फिर से रोना शुरू कर दिया था। बॉडीगार्ड उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखकर नूर फिर से बॉडीगार्ड के पास आ गई। उसने उस बच्ची को बॉडीगार्ड की गोद से लेकर अपनी गोद में शांत करते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रही हो? क्या भूख लगी है? कहते हुए नूर प्यार से उसे अपने सीने से लगाकर वहीं पर घूम रही थी। नूर की गोद में आते ही उसे बच्ची ने दोबारा रोना बंद कर दिया था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नूर की तरफ देख रही थी। नूर को बच्ची के साथ इतने प्यार से बर्ताव करते हुए देखकर सारे बॉडीगार्ड हैरान थे। वो जानते थे कि उनकी मैडम काइंड हार्टेड है, पर उनकी मैडम कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। बॉडीगार्ड ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मैडम ये रोएगी कोई बात नहीं, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, पर प्लीज आप अपने कॉलेज को मिस कर मत कीजिए वरना सर गुस्सा करेंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर नूर का दिल ही नहीं कर रहा था कि वो इस बच्ची को बॉडीगार्ड की गोद में दे दे, पर फिर निष्कर्ष के बारे में ख्याल आते हैं। उसने गहरी सांस लेकर दोबारा उसकी गोद में देते हुए कहा, इसका ध्यान रखो, छोटी सी बच्ची है। कहते हुए एक कदम ही आगे गई थी कि उस छोटी सी बच्ची ने अपनी छोटी सी से नूर की उंगली को पकड़ लिया। नूर का जैसे ही एहसास हुआ, वो हैरानी से उस बच्ची की तरफ देखने लगी। उसने बॉडीगार्ड की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, हम नहीं जा रहे हैं आज कॉलेज। कहते हुए उसने उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा, पहले पता लगाओ कि ये बच्ची कहाँ से आई है। कहते हुए वापस आकर कार में बैठ गई। उसने ड्राइवर की तरफ देखकर कुछ देर तक सोचा, फिर धीरे से कहा, आप कार राना अंपार लेकर चलिए, हम वहीं पर जाएंगे। नूर की बात सुनकर ड्राइवर हैरान हो गया, पर नूर उनकी लेडी बॉस थी, वो अपनी लेडी बॉस को ऑर्डर कैसे टाल सकता थे। इसलिए उन्होंने कार स्टार्ट कर दी और कार राना एम्पायर की तरफ बढ़ा दी। नूर ने उस बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, अगर घर पर ऐसे लेकर चली गई तुम्हें, तो पता नहीं वो दादी माँ क्या करेंगे, कहीं गुस्से से मुझे घर से ना निकाल दे। कहते हुए उस बच्ची की तरफ देखा जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। वो बच्ची सच में काफी ज्यादा क्यूट थी। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीना होगी। नूर ने उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कोई इतनी प्यारी बच्ची को इस तरह से कैसे रास्ते के बीचों बीच लिटाकर चला गया। सच में आजकल के लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। जरूर किसी को बेटा चाहिए होगा और बेटी पैदा हो गई। कहते हुए नूर के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लोगों के बीच लड़का लड़की का भेदभाव कभी खत्म नहीं हो सकता था। हर किसी को अपने परिवार के लिए लड़का चाहिए होता था, जैसे लड़की परिवार का नाम रोशन नहीं कर सकती। नूर ये सब सोच ही रही थी कि तभी ड्राइवर ने कार रोकते हुए कहा, मैडम हम ऑफिस पहुंच चुके हैं। ड्राइवर की बात सुनते ही नूर को एहसास हुआ कि वो लोग राना एम्पायर पहुंच चुके हैं। उसने राना एम्पायर कार ले जाने के लिए कह दो दिया था, पर अब उसे घबराहट हो रही थी। वैसे भी निष्कर्ष के मूड का कुछ कहा नहीं जा सकता था। अब वो एक छोटी सी अननोन बच्चे को अपनी गोद में लेकर आ चुकी थी। निष्कर्ष के रिएक्शन को सोचकर उसे घबराहट हो रही थी। आखिर में उसने अपने घबराहट को साइड में रखते हुए कहा, नहीं करेंगे गुस्सा, हमें पता है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। इतनी प्यारी बच्ची को देखकर वो गुस्सा कैसे कर सकते हैं।
कहते हुए नूर ने अपने निचले होंठ को चबाया और अपना मोबाइल निकालकर उसने निष्कर्ष के असिस्टेंट नयन का नंबर डायल कर दिया। नयन, जो कि निष्कर्ष के साथ मीटिंग रूम में मौजूद था, मोबाइल की आवाज सुनकर वो घबरा गया। उसने सभी की तरफ देखा जो कि घूरकर उसे ही देख रहे थे। निष्कर्ष की डरावनी नज़र खुद पर महसूस करके वो जल्दी से बाहर आ गया। उसने मोबाइल उठाते हुए कहा, जी मैडम। कहते हुए उसने अंदर देखा। अंदर बेहद इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी जो कि निष्कर्ष ले रहा था। नूर ने जल्दी से कहा, मुझे ऊपर आना है। नयन ने जैसे ही सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से नीचे आया और उसने जैसे ही नूर की गोद में छोटी बच्ची को देखा, उसने लगभग अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम, आपकी और सर की शादी को तो 1 महीना हुआ है ना, क्या 1 महीने में बच्चा भी हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप लोगों का पहले से कोई बच्चा था? नूर, जो कि अंदर जाने के लिए रेडी थी, जैसे ही उसने नयन की बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या आर यू मैड? क्या कह रहे हो? नूर के चिल्लाने की आवाज सुनकर नयन जैसे अपने होश में वापस आया। उसने डरते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम, ये छोटी सी बच्ची किसकी है? अगर आपकी और सर की बच्ची नहीं है तो ये किसकी बच्ची है? नूर ने नयन को घूरते हुए कहा, ये बच्ची आसमान से टपकी है और मैं इसे खरीद कर लाई हूँ। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। कहते हुए नूर लिफ्ट में चली गई। वो लोग प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, जिस वजह से कोई भी एम्प्लॉय नूर को नहीं देख पा रहा था। बेचारे नयन ने भी नूर के सवाल जवाब को सुनकर आगे कुछ भी नहीं पूछा और उसे लेकर चुपचाप ऊपर आ गया। ऊपर निष्कर्ष के केबिन की तरफ जाते हुए नूर ने धीरे से कहा, आपके सर कहाँ हैं? नूर के सवाल पर नयन ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, सर इस वक्त मीटिंग रूम में मौजूद है। एक जरूरी मीटिंग चल रही है, वो वही अटेंड कर रहे हैं। नयन के जवाब को सुनकर नूर ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और केबिन के अंदर जाकर काउच पर बैठ गई। उसने उस मासूम से बच्ची की तरफ देखकर नयन की तरफ देखते हुए कहा, इस बच्ची के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ ना। नूर की बात सुनकर नयन ने धीरे से कहा, जी मैडम, क्या लाना है? पिज्जा, पास्ता, बर्गर। नूर ने जैसे ये सुना, उसने नयन को घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास दिमाग है या घुटनों में दिमाग है तुम्हारा? किस तरह से तुम इतने बड़े ऑफिस के असिस्टेंट बन गए? नूर की बात सुनकर नयन सच में कंफ्यूजन था। नयन के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, सच में तुम सच में बहुत भयंकर वाले इडियट हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी सी बच्ची पिज्जा पास्ता खा पाएगी? नयन ने जैसे ये सुना, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी मैडम, वो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मैं अभी दूध लेकर आता हूँ, पर दूध की बोतल। उसकी बात सुनकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, किसी को खरीदने के लिए भेजो, पर तब तक 1 चम्मच और 1 कटोरी लेकर आना। इसे भूख लगी होगी। नूर की बात सुनकर नयन चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही नूर ने उस छोटी सी बच्ची की तरफ देखा, जो कि बार बार रोने जैसा चेहरा बना रही थी। शायद सच में उसे भूख लगी थी। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाओ बच्चा, उसके बाद आपका पेट भरने के लिए हम दूध आपको पिला देंगे। कहते हुए नूर ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे नाम क्या रखूं मैं तुम्हारा? कितनी प्यारी हो तुम। कहते हुए नूर कुछ सोचने लगी। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम तो एंजल होना चाहिए। कहते हुए नूर ने उसके छोटे से हाथ को चूम लिया। सच में वो बच्ची बहुत क्यूट थी। नूर का दिल तो उसे छोड़ने का कर ही नहीं रहा था। उसने एंजल को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आज मैंने पहली बार तुम्हारे लिए कॉलेज छोड़ा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। कुछ देर के बाद उसने एंजल को काउच पर लिटाते हुए कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं अब भी आती हूँ। कहते हुए वॉशरूम में चली गई। छोटी सी बच्ची खुद से नहीं पलट सकती थी, इसलिए नूर को कोई फिक्र नहीं थी और वैसे भी काउच काफी बड़ा था। उसे काउच पर लाकर नूर बाथरूम में गई थी। एंजल अपने छोटे छोटे हाथों को हिलाते हुए सोफे पर लेटी हुई थी। उसी वक्त कैबिन का दरवाजा खुला और दरवाजा खोलकर निष्कर्ष अंदर आया। जैसे ही वो अंदर आया, उसे जमीन पर गिरी हुई कुछ चीज नजर आई। उसने ध्यान से देखा तो ये कोई छोटा सा खिलौना था, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने काउच की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया तो काउच पर एक छोटी सी बच्ची को देखकर वो हैरान हो गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, हु इज शी? उसके इतना कहते ही एंजल ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो निष्कर्ष की डरावनी आवाज सुनकर डर गई थी। उसके रोने की आवाज सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने काउच के पास आकर देखा तो काउच पर एक प्यारी सी बच्ची को देखकर वो हैरान हो गया।
अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, ये बच्ची किसकी है? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर एंजल ने फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे रोते हुए देखकर निष्कर्ष ने इरिटेट हुए कहा, ये रो क्यों रही है? कहते हुए निष्कर्ष ने नीचे झुककर उसे गोद में उठा लिया। वो ठीक से उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था, पर उसने ये ध्यान रखा था कि बच्ची उसकी गोद से नीचे न गिर जाए। उसने गुस्से से उस बच्ची को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? निष्कर्ष इस वक्त किसी इनमेच्योर इंसान की तरह बर्ताव कर रहा था। वो किसी छोटी सी बच्ची से सवाल कर रहा था, जो बोलना भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। निष्कर्ष की गोद में आते ही एंजल ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे रोते हुए देखकर निष्कर्ष ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों रो रही हो तुम? क्या कांटे लगे मुझ में? चुप, बिल्कुल चुप, किसके साथ आए हो तुम? निष्कर्ष उसे सवाल कर रहा था। बेचारी कैसे बोलती, ना उसे खुद से खाना आता था, ना बोलना आता था। निष्कर्ष एंजल पर चिल्ला ही रहा था कि उतने में ही बाथरूम का दरवाजा खोलकर नूर बाहर आ गई। जैसे ही उसने देखा कि निष्कर्ष ने एंजल को गोद में पकड़ा हुआ है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राणा साहब। नूर की आवाज सुनकर निष्कर्ष ने पलटकर नूर की तरफ देखते हुए कहा, नूर जहां तुम यहाँ पर? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ पर। कहने के साथ ही उसकी आंख हैरानी से बड़ी हो गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ओ माय गॉड,